हेलो बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं मिशन शेखावटी के अगले पार्ट में। अध्याय 7 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो परिमाण व दिशा में बदलती रहती है। दो अर्धचक्र होते हैं इसके, एक धनात्मक अर्धचक्र, एक ऋणात्मक अर्धचक्र। अगर हम पूरे चक्र की बात करें, पूर्ण चक्र में जितना धनात्मक मान आएगा उतना ही क्या आएगा, ऋणात्मक मान आएगा, तो उसमें आता है 0। अगर अपन धनात्मक अर्धचक्र की बात करेंगे, क्योंकि सारी ही वैल्यू धनात्मक है तो कोई धनात्मक वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी, तो वो आती है प्लस का 2i0 अपॉन पाई या 2im बट्टा पाई। अगर हम ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, और सेम आएगी धनात्मक अर्धचक्र के, तो -2i0 अपॉन पाई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध धारा की किस बात पर निर्भर नहीं करता। देखें, ये प्रतिरोध का प्रतिरोध एक बारी है, तो यहां हम शुद्ध प्रतिरोध की बात करें तो जो शुद्ध प्रतिरोध होता है वो धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। शुद्ध प्रतिरोध और धारा की आवृत्ति के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक फिक्स वैल्यू हमें मिलती है, तो आर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर प्रेरणिक प्रतिघात की बात करें, वो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रेरणिक प्रतिघात को हम XL से लिखते हैं, XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, यानी कि ये जो होता है वो आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। XL समानुपाती ओमेगा, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f, तो XL समानुपाती f यानी कि आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला प्रश्न हम बात करेंगे धारितीय प्रतिघात की। तो धारितीय प्रतिघात उसको हम XC से लिखते हैं, वो होता है 1 अपॉन ओमेगा C, यानी कि ये आवृत्ति के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ इसके लिए आता है। अगला प्रश्न, किसी शुद्ध प्रतिरोध में धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है? तो अगर हम शुद्ध प्रतिरोध की बात करें तो उसके इसमें धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर 0 होता है, दोनों समान कला में होते हैं। तो इसके लिए हमें एक फेजर आरेख याद करना है कि एक विद्युत धारा की दिशा में ही हमेशा प्रतिरोध का वोल्टेज होता है, और VL जो होता है जब शुद्ध प्रेरक लगा हो तो वो धारा से 90 डिग्री कलाकोण आगे होता है, और संधारित्र के केस में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है। तो इस एक फेजर आरेख से हम सारी बातें बता सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न, LCR श्रेणी परिपथ में प्रेरकत्व व संधारित्र पर उत्पन्न वोल्टता एक दूसरे की, देखें ऊपर वाले चित्र में आप देखें कि VL जो होता है और VC है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत कला में है। बिल्कुल इनके बीच में कितने 180 डिग्री कला का अंतर है। पूरा कोण जो इनके मध्य है, इनका कलांतर होता है 180 डिग्री, और ये जब एक कलांतर 180 डिग्री होता है तो हम इनको कहते हैं कि ये एक दूसरे से विपरीत कला में है। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 7, प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 जबकि वह इसका शक्ति गुणांक 0। तो हमें यह बताना है कि किन दो जो है एलिमेंट, उनका शक्ति गुणांक 0 होता है। तो शक्ति गुणांक को हम लिखते हैं कोस फाई से, जहां पर फाई हमारा क्या होता है, फाई होता है कलांतर किनके बीच, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के बीच। तो हम 3 एलिमेंट लेते हैं, एक होता है प्रतिरोध जिसके लिए फाई होता है 0, और दूसरा हम लेते हैं क्या, प्रेरक, और प्रेरक के लिए होता है फाई कितना, प्लस का π/2 या 90 डिग्री। और अगर हम बात करें संधारित्र की, तो संधारित्र के लिए फाई का मान होता है फाई इक्वल टू -90 डिग्री। तो अब अगर हम इनके लिए कोस फाई का मान निकालें तो प्रतिरोध के लिए कोस 0 का मान हो गया 1, यानी कि LCR श्रेणी जो है शक्ति गुणांक प्रतिरोध का वो कितना होता है, 1 होता है। प्रेरक के लिए कोस 90 डिग्री 0, और संधारित्र के लिए कोस -90 डिग्री भी 0। तो यहाँ खाली जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि जबकि प्रेरक व
संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। शुद्ध प्रेरक और शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक शून्य होता है। अगला प्रश्न, एलसीआर श्रेणी परिपथ में धारा का आयाम, यहाँ की नहीं, यहाँ का है, का आयाम अनुनाद की स्थिति में, देखें अनुनाद की स्थिति कौन सी होती है? जब एक्सएल बराबर होता है एक्ससी के, तो इस केस में जो जेड होता है, जेड को हम कहते हैं प्रतिबाधा, जो कि होती है इस फॉर्मूले से दी जाती है। जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी और जेड हमारे पास किसके पास आ जाएगा? आर के बराबर। यानी कि इस केस में प्रतिबाधा हो जाएगी न्यूनतम, और जब प्रतिबाधा न्यूनतम हो गई तो धारा का आयाम जो कि आई एम बराबर क्या होता है? वी एम बट्टा आर होता है। यानी कि यहाँ वी एम बट्टा वैसे जेड होता है, अब जेड का मान न्यूनतम आर के बराबर है, तो आई एम क्या हो गया? अधिकतम हो गया। तो एलसीआर श्रेणी परिपथ में धारा का आयाम अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? अधिकतम होता है। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है कि अनुनाद की स्थिति में एलसीआर श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? देखें एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए हमने प्रतिबाधा जेड का मान निकाला जो कि आर के बराबर होता है। यानी कि ये एक तरह से शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ की तरह व्यवहार करता है, और हम जानते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ के लिए फाई 0 होता है, तो कोस 0 का मान हो गया 1, यानी कि शक्ति गुणांक होता है 1। चलते हैं, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ताम्र हानि को कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? देखें ताम्र हानि को यहाँ पे दिया हुआ है उच्च प्रतिरोध, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको थोड़ा बाद में अंत में समझेंगे अपन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता दिष्ट वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि 220 की प्रत्यावर्ती वोल्टता इतने तक बदलती। देखें जो वोल्टेज का मान दिया होता है हमेशा प्रत्यावर्ती की वोल्टता के केस में, वो होता है उसका आरएमएस मान, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि औसत मान तो 0 होता है। तो अगर हमें वी आरएमएस पता है तो हम इसका शिखर मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वी आरएमएस बराबर होता है वीएम बट्टा √2, तो वीएम बराबर हो गया √2 इंटू वी आरएमएस, और वी आरएमएस का मान हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो √2 गुणा 220। अब √2 का मान होता है 1.414, और इसको 220 से जब अपन गुणा करते हैं तब हमारे पास आता है 311 वोल्ट। यानी कि ये दिखा तो रखा है 220 वोल्ट, लेकिन ये अधिकतम कहां तक जा सकता है? अधिकतम ये 311 वोल्ट तक का भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 220 वोल्ट की डीसी तो 220 वोल्ट की रहेगी, लेकिन 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो 311 तक जा सकती है। तो अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है वो दिष्ट वोल्टता की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। काफी अच्छा कंसेप्ट था। अब अपन इस प्रश्न की बात करते हैं कि ताम्र हानि को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए ताम्र हानि जो होती है वो होती है कि उष्मा के रूप में किसी पदार्थ से ऊर्जा की हानि होना। तो उष्मा का फॉर्मूला होता है P = I²R, यानी कि R जितना ज्यादा होगा उष्मा के रूप में हानि उतनी ज्यादा होगी। तो ताम्र हानि को कम करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? न्यून प्रतिरोध रखना पड़ेगा, क्योंकि हीट जो होती है वो I²R होती है। तो R अगर मिनिमम होगा तो जो हमारी हीट के रूप में जो हानि होती है, जिसको हम ताम्र हानि कहते हैं, उष्मा के रूप में जो हानि होती है वो ताम्र हानि क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो इसका उत्तर आप सही कर लें। यहाँ पे हमें लिखना है न्यून प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध। तो इस बात को आप जरूर नोट कर लें, जो भी आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है उसमें, यहाँ ये निम्न प्रतिरोध होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसमें त्रुटि हो गई है शायद प्रिंटिंग करने में, तो यहाँ आएगा निम्न प्रतिरोध या न्यून प्रतिरोध। थैंक यू।